हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य देखते हैं पहले। दहेज देने या दहेज लेने की प्रथा को प्रतिषेध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह जो प्रतिषेध अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसका उद्देश्य क्या है? दहेज देने या दहेज लेने की प्रथा को प्रतिषेध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। इस पर राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? तो डेट देखिए आप लोग, 20 मई 1961 में। लागू डेट 1 जुलाई 1961 में है। इसको विशेष रूप से हमने यूपीएसआई के लिए डिजाइन किया है। इसमें अभ्यास प्रश्न देखेंगे क्या क्या है। तो आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार कहाँ तक है? तो धारा जो पहला है उसमें इसके विस्तार, लागू डेट और संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है धारा 1 में। तो विस्तार इसका कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। तीसरा, इसमें केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह लागू डेट कब हुआ? 1 जुलाई सन 1961 में। यह जब लागू हुआ था तो पूरे भारत में लागू हुआ, केवल जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। तो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसको 1961 में लागू किया गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में जब 370 हटाया गया तब यह पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, संपूर्ण भारत पर। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। यह अधिनियम जो है कब प्रवृत्त यानी लागू हुआ? तो इसका पहले ही बता चुके हैं, जो राष्ट्रपति की सहमति थी। राष्ट्रपति सहमति तो 20 मई 1961 को मिला। इसका लागू डेट 1 जुलाई 1961 में है, यानी 1 जुलाई 1961 में। ऑप्शन बी सही होगा ये दूसरा का। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। दहेज यानी दहेज जो डॉवरी होता है की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो धारा 2 दहेज की परिभाषा के बारे में प्रावधान करता है। ऑप्शन बी सही होगा। धारा 3 क्या प्रावधान करता है? दहेज देने अथवा लेने के लिए दंड। इसमें दहेज देने या लेने के लिए दंड का प्रावधान धारा 3 करता है। धारा 4 क्या प्रावधान करता है? धारा 4 में दहेज मांगने के लिए दंड है, यानी मांगने के लिए दंड। और धारा 5 क्या कहता है? दहेज देने अथवा लेने के लिए जो करार होता है वह शून्य होता है। इसमें करार शून्य बताया गया धारा 5 में। जो कि धारा 3 दहेज देने अथवा लेने के लिए दंड का प्रावधान करता है, वह कितना है? तो मिनिमम इसमें जो दंड का प्रावधान है, मिनिमम 5 वर्ष और जुर्माना के तौर पर 15,000, या जो देय राशि हो, यानी जो दहेज के रूप में दिया गया है वह जुर्माना के रूप में हो सकता है। जितना अधिक अगर दहेज दिया गया हो तो अधिक जुर्माना होगा। तो इसमें ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। धारा 2 परिभाषा बताता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। दहेज की परिभाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो दहेज की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? शादी के पहले दी गई संपत्ति, शादी के बाद दी गई संपत्ति, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मेहर, शादी के समय दी गई नकदी। तो इसमें जो दहेज की परिभाषा में नहीं आता है
इसका एक्सेप्शन जो है दहेज का, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मेहर जो दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5वां, दहेज देने या फिर लेने के लिए धारा 3 के तहत न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो धारा 3 क्या प्रावधान करता है? धारा 3 दहेज देने या लेने के लिए दंड का प्रावधान है। इसमें मिनिमम जो सजा का प्रावधान है वो 5 वर्ष है। जुर्माना कितना लगेगा? जुर्माना इसमें 15,000 रुपया, जो भी अधिक हो, 15,000 या जो भी अधिक। अधिक का मतलब ये है कि दहेज में यदि दहेज के रूप में 50,000 रुपया दिया गया है तो जुर्माना के तौर पर 50,000 रुपया लगेगा। अगर दहेज के रूप में 10,000 रुपया दिया गया हो तो जुर्माना के तौर पर 15,000 रुपया लगाया जाएगा। तो में मिनिमम सजा का जो न्यूनतम कितनी सजा का प्रावधान है, तो 5 वर्ष। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, दहेज की मांग करने पर धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? धारा 4 क्या कहता है? धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान करता है, जो मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम जो है 2 वर्ष है, और जुर्माना के तौर पर 10,000 रुपया लगाया जाता है। तो ये पूछ रहा है अधिकतम कितनी सजा हो सकती है, तो 2 वर्ष हो सकती है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 7वां, यदि विवाह के समय वर या वधू को कोई उपहार बिना मांगे दिए जाते हैं और उनकी सूची नियमानुसार बनाई जाती है तो क्या होगा? वह दहेज माना जाएगा, वह दहेज नहीं माना जाएगा, वह धारा 4A का उल्लंघन है, न्यायालय विवेक पर निर्भर करेगा। तो यदि विवाह के समय वर या वधू को कोई उपहार जो है बिना मांगे दिए जाते हैं और उनकी सूची नियमानुसार बनाई जाती हो तो दहेज नहीं माना जाएगा। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। यह जो प्रावधान है ऑप्शन इसमें बी सही होगा, क्योंकि धारा जो 3 आप लोग पढ़िएगा, धारा 3 का खंड 2 इसमें बताया गया है। तो पहला देखते हैं, पहला बिना मांगे दिया गया हो, इसमें बिना मांगे दिया गया हो। दिया गया हो। दूसरा इसमें ये बात है कि लिखित सूची में दर्ज होना चाहिए, जो आप गिफ्ट दे रहे हो लिखित सूची में दर्ज होना चाहिए, लिखित सूची बनाई जाए। और जो तीसरा है, रूढ़िगत और हैसियत के अनुसार दिया गया हो। रूढ़िगत रूढ़िगत और हैसियत। हैसियत का मतलब यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए की हैसियत है तो वह 10,000 तक ही दे सकता है। अगर वह 50,000 तक दे रहा है तो वह दहेज के रूप में माना जाएगा अथवा उसको पनिश किया जाएगा, तो वह दहेज नहीं माना गया यदि उस सूची नियमानुसार बनाई हो, बिना मांगे दिया गया हो। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, वैवाहिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध किस धारा में वर्णित है? तो धारा 4 क्या कहता है? दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान। धारा 4A क्या कहता है? विज्ञापनों पर पाबंदी। इसमें विज्ञापनों पर पाबंदी। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, विज्ञापनों पर पाबंदी लगाता है। धारा 5 क्या कहता है? दहेज देने अथवा लेने के लिए जो करार होता है वह शून्य होता है। इसमें शून्य बताया गया है करार। धारा 8 इसकी नेचर के बारे में बताता है।
कि अपराध का नेचर कैसा होगा, संज्ञेय होगा, असमनीय होगा और अजमानती होगा। तो ऑप्शन इसमें जो है बी है 4A, एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, दहेज देने अथवा लेने के लिए किया गया कोई भी करार धारा 5 के अनुसार कैसा होगा, वैध होगा, शून्यकरण होगा, शून्य होगा, अवैध होगा। तो एग्रीमेंट जो होता है धारा 5 के अनुसार वह शून्य माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, यदि दहेज वधु के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो उसे वह संपत्ति वधु को कितने समय में लौटानी होगी। तो कितने समय में लौटानी होगी, धारा 6 अगर आप लोग पढ़िएगा, धारा 6 तो इसमें 3 महीने के भीतर लौटानी होगी। तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखेंगे, इस अधिनियम के तहत अपराधों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ऑफेंसेस क्या है। तो नेचर ऑफ ऑफेंसेस धारा 8 में बताया गया है। धारा 8 नेचर ऑफ ऑफेंसेस के बारे में। तो इसका जो नेचर होता है वो संज्ञेय, अजमानती और असमनीय होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, धारा 8A के तहत अभियोजन में यह साबित करने का भार है यानी बर्डन ऑफ प्रूफ कि दहेज नहीं लिया गया है किस पर होता है। तो कौन साबित करेगा कि हमने दहेज नहीं लिया है, अभियोजन पक्ष करेगा, पुलिस द्वारा, अभियुक्त आरोपी द्वारा या न्यायालय पर। तो अभियुक्त यानी जिस पर आरोप लगाया गया है वह साबित करे कि वह दहेज नहीं लिया है, अभियुक्त पक्ष पर। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, दहेज प्रतिषेध अधिकारी जो होता है की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट। तो यह राज्य सरकार का दायित्व है। इसमें 8B में प्रावधान किया गया है कि वह दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाए। तो 8B आप लोग धारा याद करिए 8B। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को किस धारा में दिया गया है। तो धारा 8 में क्या है, नेचर है, नेचर ऑफ ऑफेंस यानी अपराध की प्रकृति कैसी होगी। धारा 9 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है। धारा 10 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है। धारा 6 में इसके वारिसों को संपत्ति अंतरण करने की शक्ति देता है। तो इसमें केंद्र सरकार पूछा है तो धारा 9 ऑप्शन बी सही होगा। 15वां प्रश्न देखते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन किस वर्ष बुलाया गया था। तो इस अधिनियम को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था, 1959 में, 1960 में, 1961 में, 1962 में। तो 1961 में बुलाया गया था संसद का संयुक्त अधिवेशन। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है। तो इसमें कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है। इसमें बीएनएस का हम नया प्रावधान जोड़ देते हैं। बीएनएस का 302 जो है 103 का 1, इसमें 80, 306 का 108 और 498A जो है वह 85 में तो इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि दहेज मृत्यु से संबंध किससे है। तो पूर्व धारा जो आईपीसी की थी 304B, नया जो प्रावधान बीएनएस का है वो धारा 80 में है। 7 वर्ष के भीतर अगर मृत्यु होती है तो दहेज मृत्यु माना जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, दहेज मृत्यु के लिए विवाह के कितने वर्ष के भीतर मृत्यु होना आवश्यक है। तो पूर्व में बताए हैं इसका धारा 80
बियन्नस का, जो कि 7 वर्ष के भीतर दहेज मृत्यु माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। किस वाद यानी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 498 ए के तहत स्वचालित गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? तो ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य में, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन बी देखिए, इस केस में अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के केस में ऑटोमेटिक जो स्वचालित गिरफ्तारी को नहीं होना चाहिए, उस केस में कहा था अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। धारा 3 जो है दहेज देना अथवा लेना के तहत जुर्माना की राशि क्या है? जो इसमें जुर्माना लगाया जाता है वह क्या है? 15,000 रुपए, दहेज की राशि के बराबर, 15,000 रुपए या दहेज के मूल्य के बराबर जो भी अधिक हो, 50,000 रुपए। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जो धारा 3 में दंड का प्रावधान किया गया है जुर्माना के तौर पर 15,000 रुपए या दहेज का मूल्य के बराबर जो भी अधिक हो। यानी अगर कोई ए नामक व्यक्ति है जो बी से 10,000 रुपए दहेज के रूप में ग्रहण करता है तो उसका जुर्माना जो होगा 15,000 रुपए लगाया जा सकता है। यदि वह राशि 50,000 है तो 50,000 जुर्माना के तौर पर होगा। दहेज शब्द में शामिल, प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। दहेज शब्द में शामिल है क्या क्या है? केवल प्रत्यक्ष रूप से दी गई संपत्ति, केवल अप्रत्यक्ष रूप से दी गई संपत्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, केवल विवाह के समय दी गई नगदी। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। तो विवाह के समय हो, पहले हो या बाद में, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से दी गई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज में आएगा। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। तो बताइएगा आप लोग आज का वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।